हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है, आज आप लोगों को विलियन में परासरण दाब और विसरण गति और परासरण ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद परासरण दाब के नियम के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज आपको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में ये टॉपिक कुछ छूट गया था, इसके बारे में। यहाँ देखिए, परासरण परासरण क्या होता है? परासरण वह चीज होता है जो विलायक के अणुओं का आर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का आर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होना आपका परासरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी फिगर के द्वारा एक बीकर ले लें, उसमें एक हम आर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं। अब यहाँ पास मान लीजिए ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ आपके ये है विलायक के अणु, ये आपके हैं विलेय के अणु। ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये केवल विलायक के अणु आर पर चले जाते हैं, विलेय के अणु नहीं जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के अणु आर पार आ जा सकते हैं, परंतु विलेय के अणु नहीं आ जा सकते हैं। ये है विलेय के अणु नहीं आ जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक है विसरण, डिफ्यूजन। अब विसरण में क्या होता है? विसरण में इसके थोड़ा विपरीत होता है। इसमें विलेय और विलायक के अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं। विलेय और विलायक के अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको नीचे की ओर आ, तो ये आपके ऊपर की ओर गति करेंगे। ये आपके हो गए सॉल्वेंट, ये हो गया सोल्यूट। तो देखिए ये आपके सॉल्ट मॉलिक्यूल नीचे की ओर आ रहे हैं और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये अंतर हो जाता है विसरण में। ये अब इसके अलावा होता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या चीज होता है? परासरण दाब देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली में विलायक के अणु विलायक के अणुओं को अपनी दिशा में पुनः जो है उसमें विलयन में प्रवेश न करने पाए, इसलिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब। क्यों? क्योंकि विलायक के अणु उसमें न प्रवेश करने पाए। इसके दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसके बारे में बर्कले और हार्टले विधि जो परासरण दाब का निर्धारण करते हैं, ठीक है, इसके द्वारा इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको अगला टॉपिक देते हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम के हिसाब से आप लोग परासरण दाब की गणना, परासरण अणुभार की गणना, आवासीय विद्युत पदार्थों की गणना कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में, आंकिक प्रश्नों में कैसे करेंगे ये देखिए। इसमें आपका एक टॉपिक था अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आया था। थोड़ा उसके बारे में बता, तब परासरण बारे में आपको डिस्कस करते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। परिभाषा बता रही है केवल विलायक के अणुओं को आर पार आने जाने देते, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं।
जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल लिया जाए, बकरे का आशय, सेल मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, ये सभी से झिल्लियां क्या होती है, केवल विलायक कणुओं को आने जाने थे, परंतु विलेय कणुओं को नहीं आने थे। परंतु ये सभी झिल्लियां जो है एक प्रकार के सर्वश्रेष्ठ झिल्ली नहीं बने थे। परंतु ट्राम वैज्ञानिक ने 1864 ईस्वी में अपने एक रासायनिक पदार्थों से एक अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण किया, जिसे बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका सूत्र है Cu2 Fe(CN6), कॉपर फेरोसाइनाइड। इसे बोलते हैं श्रेष्ठ झिल्ली है, ये श्रेष्ठ झिल्ली, सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं, श्रेष्ठ झिल्ली है। इसे ट्राम वैज्ञानिक ने ट्राम वैज्ञानिक ने 1864 ईस्वी में बनाया, 1864 ले सकते हैं, ठीक, इसको बनाया श्रेष्ठ झिल्ली है ये रासायनिक पदार्थ हो। अब इसके बाद आते हैं परासरण दाब का निर्धारण, या परासरण दाब के आंक की प्रश्न निर्धारण छोड़िए, आंक की प्रश्न करिए। वान ठाप वैज्ञानिक ने परासरण दाब के अपने आंकी प्रश्नों के बारे में बताया था। वान ठाप, बायल वान ठाप नियम, चार्ल्स वान ठाप नियम जैसे गैस में होता है उसे विलियम में भी कर देते हैं। बायल वान ठाप नियम, तो बायल वान ठाप नियम में क्या है आपका, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, P = Kc। यहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, K एक नियतांक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह चार्ल्स वान ठाप नियम, वान ठाप नियम, इस नियम के साथ, इस नियम के अनुसार क्या है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो P = K-T। यहां भी K क्या हो गया, एक नियतांक है, ठीक। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब बॉयल वान ठाप समीकरण का निर्माण करना है, कैसे बनेगा, वान ठाप समीकरण कहिए, वान ठाप समीकरण, वान ठाप समीकरण कैसे बनेगा, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला लीजिए। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर अब देखिए P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C and T, ठीक, तो P = SCT बन सकता है, जहां यस का है, जहां यस आपका विलियन स्थिरांक कहलाता है, विलियन स्थिरांक। इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है 0.082, गैस कांस्टेंट की इक्वल। लीटर वायुमंडल
डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स, ये इसका नंबर है। अब देखिए यही इसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल पार्ट में कई चीज ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यही पास देखिए P इक्वल टू CST। अब यहां पर C तो हमें पता है, C क्या चीज है, C मीन्स होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन। अब C आपकी सांद्रता होती है तो आपको पता है P इक्वल टू CT, क्योंकि आपका C N/P नंबर ऑफ मोल पर आयतन, ठीक है। तो यहां पास अगला डेरिवेटिव बन जाएगा P इक्वल टू N/V ST। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव PV इक्वल टू NST, ये डेरिवेटिव बन गया। अब यहां चूंकि जानते हैं N इक्वल टू पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार, तो अगला डेरिवेटिव PV इक्वल टू W/m/ST बन गया ये डेरिवेटिव। अब इसकी सहायता से ये तो पदार्थ का अनुभार है, ये पदार्थ का भार है, ये परासरण दाब है, आयतन है, और ये टेम्परेचर विलयन स्थिरांक। इससे आप न्यूमेरिकल पार्ट कर सकते हैं। अब इस वान ठाव समीकरण की सीमाएं क्या है, ये आवासीय विद्युत अनवघट पदार्थों पर लागू होता है, जो विलयन संगुणित होते हैं या वियोजित होते हैं उन पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल पार्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो ही समाप्त।